हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब देखो, चीजों को कनेक्ट करना है। नॉन अलाइनमेंट आप सभी जानते हो कैसे, तो चैप्टर 1 बुक 1 जो थी हमारी, ठीक है, उसमें पहला चैप्टर क्या था? कोल्ड वॉर एंड दी नॉन अलाइनमेंट। तो अब आप वहां पे नॉन अलाइनमेंट को समझ के आ चुके हो अच्छी तरह से कि जो वर्ल्ड बायपोलर हो चुका था, तो हमने किसी भी पोल को अडॉप्ट नहीं किया, हमने अपना एक तीसरा रास्ता बनाया। ठीक है, तो वही सारी चीजों को आप इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको फिर भी एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट को समझते चलना है, खास करके इंडियन पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से समझते चलना है, क्योंकि बुक 2 में आपको क्या करना है? पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ही पढ़ना है। तो अब आगे आने वाले टॉपिक जो होंगे वो भी नॉन अलाइनमेंट से ही जुड़े हुए हैं। ठीक, जैसे आप यहां पे देखते हैं, तो अभी पिछले वीडियो में क्या पढ़ के आए हम कि इंटरनेशनल कंटेक्स्ट जो था वो एक बड़े लेवल पे शेप करने वाला है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को। ठीक, तो द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। अब देखो, इंडियन नेशनल मूवमेंट सिर्फ वहां तक सीमित नहीं था कि देश के अंदर जो है लोगों ने नेशनल मूवमेंट का एक जिम्मा उठाया और उस नेशनल मूवमेंट ने आजादी दिला दी। इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कि आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये हमें तो आजादी चाहिए। नहीं, वर्ल्ड वाइड जो डेवलपमेंट हो रहा था तो उससे कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट इन्फ्लुएंस हुआ और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली है तो हमारी इंडिपेंडेंस भी इन्फ्लुएंस हुई है। ठीक, इंडिपेंडेंस के बाद जो फॉरेन पॉलिसी बनी है वो भी इन्फ्लुएंस हुई है। तो इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। और जब इंडिया को आजादी मिली ना, तो इंडिया की आजादी देखकर बहुत सारे दूसरे नेशंस में भी क्या है, बहुत सारे दूसरे नेशंस में भी लिबरेशन के लिए एक तरह से कह सकते हैं आवाज उठने लगी। इनफैक्ट आप देखेंगे तो हमारा जो मोड ऑफ स्ट्रगल रहा, मोड ऑफ स्ट्रगल क्या रहा? जैसे आप लिबरेशन की बात करते हैं तो लिबरेशन कैसे मिला कि हमने एक लॉन्ग स्ट्रगल के थ्रू प्रिंसिपल्ड वे में आजादी पाई। ठीक है, ब्रिटिशर्स खुद छोड़ के गए। अब वो ऐसा नहीं कहेंगे आपकी बस हमारे प्रयासों से छोड़ के गए, उनकी स्थिति भी बहुत खस्ता हो गई थी। ठीक है, उसके चलते छोड़ के गए वो। बाकी इंडियन नेशनल मूवमेंट ने क्या किया? इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो इंडिया आजाद हुआ, इंडिया की आजादी के बाद में देखेंगे तो बर्मा, इनफैक्ट इंडिया ने मदद करी। ठीक है, तो आप देखेंगे बर्मा, श्रीलंका, चाइना, सारे देश जो है तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट से इंस्पायर हुए। एशियन और अफ्रीकन नेशंस भी, अफ्रीका में भी इनफैक्ट देखोगे तो आप जैसे नेल्सन मंडेला जो थे, तो ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी। तो हमारे नेशनल मूवमेंट से, हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स से लोगों ने इंस्पायर होकर क्या किया है, कहीं ना कहीं अपने देश में लिबरेशन के स्ट्रगल को लॉन्च किया है। फाइन, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज एन आइसोलेटेड प्रोसेस। आगे समझ में, प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस देयर वर कॉन्टेक्ट्स बिटवीन नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया एंड दोज ऑफ अदर कॉलोनीज यूनाइटेड एज they were in their common struggle against the colonialism and imperialism। कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, तो जैसे हमारे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के पहले से ही, जैसे जब हम इंडिपेंडेंस की चाह रख रहे थे, नेशनल मूवमेंट जो था, तो उसके पहले से ही हमारे लीडर्स का और दूसरे लीडर्स का क्या था? कनेक्शंस था। कनेक्शन ऐसे थे कि वी वर इन टच। ठीक है, व्हाई वी वर इन टच? क्योंकि हम भी आजादी चाहते थे, वो भी क्या चाहते थे? इंपीरियलिज्म को खत्म करना। तो जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जवाहरलाल नेहरू कह रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू की तो अब खैर दोस्ती थी, तो हमने देखा क्या कि इंडिपेंडेंस के पहले से ही वो क्या है कि जो नॉन अलाइन कंट्रीज के लीडर्स हैं, जोसेफ ब्रोज टीटो हो गया, अब्दुल नसीर हो गए, इनके साथ उठना बैठना, चाय नाश्ता पानी था। फिर उसके अलावा देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या, जापान के जैसे आप देखोगे तो मिलिट्री जनरल, उनसे दोस्ती। फिर उसके बाद में आप देखोगे हिटलर से मिलना। तो इस तरह से क्या है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था। द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इज क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बाय हुम, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई, वो इट इज वन ऑफ द क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज इनकॉर्पोरेटिव ऑफ डिफरेंट आइडियाज, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट जो भी था, जैसे हमने देखोगे तो आप जापान जो है, तो जापान की मदद लेते हुए हमने बात की कि बर्मा को भी आज़ादी दिलवाएंगे ब्रिटिशर्स से, इंडिया को भी आज़ादी दिलवाएंगे। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है, इंडियन नेशनल आर्मी भी कहाँ बैठी थी? नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर बैठी हुई थी, एक तरह से अगर समझा जाए। ठीक, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में, तो अगर ब्रिटिशर्स नहीं भी जाते तो मार पीट के भगा ही देते हम। ठीक है, तो वो सारी चीजें थी। तो इस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट समझ में आया आपको। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देख के ग्रो हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देख के ग्रो हुआ। जैसे हम कहते हैं ना कि हम 90s के किड्स हैं, तो 90s के किड्स से मतलब क्या है कि हमने वो उस समय के क्या सिचुएशन, उस समय के क्या मजे होते थे, वो देख के ग्रो हुए हैं। ठीक है, देख के ग्रो हुए। तो वैसे क्या है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट भी क्या है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझ रहा था। तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट एंड द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम आर क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी।
तो इंडिया की जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हो तो उसमें क्लियर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा जो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट उस टाइम पे प्रिवेल कर रहा था। जैसे कोल्ड वॉर एरा था तो इसी के लिए तो हमने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, क्योंकि हमें पता था इधर जाएंगे इधर वाले ना खुश, इधर जाएंगे उधर वाले ना खुश, बेहतर ये होगा नॉन अलाइन मूवमेंट को अडॉप्ट किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन, तो यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट 1945 के बाद से जिसे अगर आप देखोगे तो हमने सोचा कि भैया किसी की तरफ मत जाओ, यूएन की तरफ जाओ, ये सबसे सही रास्ता रहेगा। ठीक है, कोई खुश भी नहीं कोई नाखुश भी नहीं, और हमें क्या मिल जाएगा, एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रेचर मिल जाएगा कि देखो सीखो जरा इनसे, नए नए आजाद हुए, वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं। तो उस तरह से ये सारी चीजें क्या कर रही है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रही है ना। तो जो प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट था, तो इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, इन सारी चीजों ने हमें हमारी फॉरेन पॉलिसीज को फ्रेम करने में बहुत मदद करी है। द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये भी समझ में आ गया था कि वॉर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से हिरोशिमा नागासाकी के इंसिडेंट के बाद में इंडिया को नहीं वर्ल्ड वाइड सभी कंट्रीज को समझ में आ गया कि वॉर जो है, तो अब जो वॉर है तो वो क्या है, टोटल वॉर होगी। अगर वॉर होती है तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो उसने भी कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया। इमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, अब बाजू में कम्युनिस्ट चाइना का आ जाना क्या है एक तरह से हमारे लिए, देखो शुरुआत, अभी जब हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे ना तब आपको मैं बहुत अच्छा एक इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि कुछ स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करें। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से अभी तक जो पढ़ते आए, क्या पढ़ते हैं हम कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बहुत बढ़िया था, तो जिससे हमने क्या कर दिया कि वो जो रेस चल रही थी उस रेस में घुसे नहीं हम। लेकिन एक स्कॉलरली ओपिनियन ये भी है कि आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ना अडॉप्ट करते हुए अगर क्या अडॉप्ट करते, आप वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, यूएसए के साथ, कैपिटलिस्ट इंडिया अगर हो जाता उस टाइम पीरियड में, तो ये कम्युनिस्ट चाइना का डर नहीं रहता और 62 में वॉर का ह्यूमिलिएशन फेस नहीं करना पड़ता। खैर सिर्फ यही पॉइंट नहीं होता है, पॉइंट दूसरे भी होते हैं। पॉइंट दूसरे क्या होते हैं कि अगर कैपिटलिस्ट मॉडल अडॉप्ट करे तो शायद स्थिति कुछ और होती। ठीक है, तो वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपने देख के आए पिछले वीडियो में जो सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट की डिबेट थी। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, अब डीकोलोनाइजेशन भी हो रहा था, यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट, डीकोलोनाइजेशन होना उस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो डीकोलोनाइजेशन हो रहा था तो कहीं ना कहीं इंडिया अपने आप को पता क्या देख रहा था कि चलो ये दो ब्लॉक्स तो लगे हुए हैं अपनी रेस में, लेकिन जो तीसरा ब्लॉक बन रहा है, जो नए नए देश इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है, तो न्यूली इमर्जिंग नेशंस में इंडिया लीड कर सकता है। तो इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया है। सो इंडियाज लीडरशिप हैड टू pursue its national interest within the prevailing international context. So this topic is somewhat similar to the previous topic जो हम पढ़ के आए। खैर प्रीवियस टॉपिक में आपने इंटरनेशनल कंटेक्स्ट समझा था, अब आपने यहां समझ लिया कि उस इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में व्हाट वाज द बेस्ट सूटेड ऑप्शन। ठीक है, बेस्ट सूटेड ऑप्शन नॉन अलाइनमेंट था। ठीक है, पीपल मे हैव दिस ओपिनियन, मतलब पीपल मे डिसएग्री विद दिस पॉइंट। ठीक है, दे मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस कि नॉन अलाइनमेंट बेस्ट नहीं था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि चाइना कम्युनिस्ट था तो अपने को कैपिटलिस्ट होना था, तो 62 के वॉर में बहुत भरपूर मदद मिलती किससे, हमें यूएसए से। लेकिन खैर उसके भी आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, एंड दैट इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अभी तो 12th में हम सीधा सिंपल अगर सटीक हिसाब किताब रखे तो वो क्या है कि पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो है तो इट केम आउट ऑफ द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें जैसे देखेंगे तो नॉन अलाइनमेंट में जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल रहा, तो नेहरूज रोल वाला जो टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सारा सब कुछ अवेलेबल है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर जो है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के लिए, जिसके थ्रू अपना सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। सभी वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। वहां पर सब कुछ अरेंज होगा। क्या करना है, magnetbrains.com सर्च करना है गूगल पर। magnetbrains.com सर्च करते से आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ सारी क्लासेस हैं, जिस भी आप क्लास में हो क्लास को सिलेक्ट करो, आपके सामने उस क्लास के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। जो सब्जेक्ट पढ़ना है सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, तो सब्जेक्ट का टॉपिक, सब टॉपिक, सारा सब कुछ होगा। फिर क्या करना है, फिर सीधे अपने को क्लिक करना है, जो चैप्टर देखना है उस चैप्टर को देखो, वीडियो घर बैठे कंप्लीट करो। ठीक है, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और अपने जूनियर्स को जरूर बताइए, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारा सब कुछ इसी तरह से अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेहरूज रोल वाले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।